तो आई बैक टू माई चैनल। ठीक है। माई फोकस दिस टाइम टू कंप्लीट दी एवरी चैप्टर, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सो हम क्या करेंगे, द टास्क इज टू रीड द बुक। ठीक है। इन जनरली व्हेन वी इन अवर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस। ठीक है, कि आप क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है। प्रॉब्लम्स, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो कर लेते हैं। बट उसका कारण ये है कि हम पे प्रेशर बहुत रहता है। ठीक है। सो बट वी नॉट गो थ्रू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, कि वो कहना क्या चाह रहा है। यू हैव अ सम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कि आप प्रॉपर्टीज़ याद कर लेते हैं। सम सम क्या बोल सकते हैं, आपका फॉर्मूलाज होते हैं कि ये फॉर्मूलाज आप पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट उनका मीनिंग नहीं समझ में आता। यू हैव टू लर्न द मीनिंग दिस टाइम। ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम पहले क्या स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक। सो व्हाट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन, हम देखते हैं ये जो रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। एज अ इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी तरह से अगर हम किसी दो नंबर को कनेक्ट कर पाएँ, दो नंबर मेनली क्या होंगे, वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि एज अ मैथमेटिक्स यू कैन नॉट से 2 = 3। ठीक है, बट इन वेरिएबल यू से दैट x = 3 और y = some 2 times of x, ऐसे बोल सकते हैं ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कांस्टेंट को लेके कि 3 = some 2 times of 3। बट हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं रिलेशन है कि 3 = some 1/3 times of 9। ठीक है, बट यहाँ पे आपको डिफाइंड है चीज़ें, तो रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि इक्वालिटी का रिलेशन है, डिवाइड का रिलेशन होगा। बट क्या प्रॉब्लम से हम वेरिएबल में रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कि प्रॉब्लम के हिसाब से जो हमारे पे गिवन प्रॉब्लम है उससे मुझे रिलेट करना है वेरिएबल्स को। ठीक है, बिकॉज द बेसिक यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ वेरिएबल। ठीक है, हम जनरली मैथमेटिक्स में क्या लेके चलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशंस को डिफाइंड करना, और आफ्टर द रिलेशन इफ द रिलेशन ओबे सम प्रॉपर्टीज, दीज आर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, इट विल बी फंक्शंस। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम हर दे हम इन माय चैनल there should be videos for every single page of book। ठीक है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक की मैं एवरी सिंगल पेज को लेके चलूँगा। हर एक पेज, जैसे आज का टास्क है फर्स्ट पेज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि हम हर एक पेज को पढ़ के चलेंगे। ठीक है, और कुछ इस हिसाब से रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है, कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर के लिए फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर एज अ एवरी पेज। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स आएगी, थियोरेटिकल में ज़्यादा टाइम लगे, तो प्रॉब्लम्स में हम हो सकता है 2 या 3 पेज पढ़े, बट हम पढ़ेंगे एवरी चैप्टर। वी हैव टू गो थ्रू विद, सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, पेज, एवरी पेज ऑफ द बुक। ठीक है, सो नाउ आई एम starting the, so this is the first chapter। ठीक, तो नाउ स्टार्ट। ओके,
सो क्या बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक, रिलेशन एंड फंक्शन, दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर। तो क्या कहा था G.H. हार्डी ने, द ग्रेट मैथमेटिशियन, देर इज नो परमानेंट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर अगली मैथमेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कि यहाँ पे देर इज नो परमानेंट प्लेस इन वर्ल्ड ऑफ अगली मैथमेटिक्स, अगली मैथमेटिक्स का कोई परमानेंट प्लेस नहीं है वर्ल्ड में। अच्छा, अगली मैथमेटिक्स से बोलने का ये मतलब है कि देयर, हम ऐसा बोलते हैं जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें तो आप मान लेते हैं कुछ चीज़, ठीक है, कि मान लीजिए कि वो ऐसा हो सकता है, ठीक है, जैसे सूरज बुरा लड़का है। अच्छा, तो इसमें आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते सूरज इज़ अ बैड गाय, ठीक है, या सूरज इज़ अ गुड गाय, ठीक है, बैड कह लीजिए या गुड कह लीजिए, समझ रहे हो? अच्छा, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का है। तो देर इज़ अ नो मेजरमेंट हु क्वांटिफाई दिस बैड और गुड वर्ड, ठीक है, तो कितना, मतलब समझ पा रहे हैं आप कि कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, क्या अच्छा का मतलब उसमें कोई कमी नहीं है क्या, समझ रहे हो? सो दिस इज इन द मैथमेटिक्स देर इज नो मीनिंग ऑफ सच टाइप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि आपके पास बुरा हो जाएगा या, इन मैथमेटिक्स, यही मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी खास बात है कि आपके पास जो भी चीज़ें होंगी वो पूरी क्वांटिफाई होंगी, ठीक है। तो इसी को ही वो बोलना चाह रहे हैं कि कोई अगली मैथमेटिक ऐसा नहीं है, अगली मैथमेटिक्स से यही मतलब है कि आपको कोई भी अजप्शन टाइप से, मतलब हो सकता है कि आप अजप्शन लें, अजप्शन को भी यहाँ अलग चीज़ से देखा जाता है, हम आगे देखेंगे, बट मोस्टली मतलब मोर देन 99% या 98% आप बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज प्रूव्ड इन मैथमेटिक्स, दैट इज वाई G.H. Hardy says that there is no permanent place in the world for ugly mathematics. It may, चलिए आगे बढ़ते हैं, इट मे बी वेरी हार्ड टू डिफाइन मैथमेटिकल ब्यूटी, ऑब्वियस सी बात है आप नहीं बता सकते, बट दैट इज जस्ट एज ट्रू ऑफ ब्यूटी ऑफ एनी काइंड, वी मे नॉट क्वाइट वट वी मीन बाय अ ब्यूटीफुल पोएम। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वी मे नॉट, सॉरी, नो क्वाइट वट इज़ द मीन ऑफ ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है, कि हम नहीं जानते कि क्या मतलब है ब्यूटीफुल पोएम का, बट दैट डज नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम रिकॉग्नाइज वन व्हेन वी रीड इट। अच्छा, हाँ, पर उसके लिए हमें कोई भी रोक नहीं सकता उसे पढ़ने से, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मतलब अगर आपके पास समथिंग क्वांटिफाई चीज़ होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे कि जैसे मैंने प्रॉब्लम बताया कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, देर इज़ नो मीनिंग ऑफ सच थिंग इन द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं G.H. हार्डी की बातों को लेके, कि अब आते हैं चैप्टर में कि व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में करते हैं, रिकॉल दैट द नोशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज have been introduced in class 11th along with different types of specific real valued function and their graph, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। कि जब हम किसी फंक्शन या रिलेशन को डिफाइन करते हैं, मान लो आपने सिंपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड एक्स, सिंस यू आर इन 12th तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, यू हैव नो प्रॉब्लम टू नो अबाउट द मॉड मतलब कि इफ देर इज एनी नेगेटिव वैल्यू इनसाइड दैट मॉड इट विल बी पॉजिटिव आफ्टर द सॉल्विंग द फंक्शन, ठीक है। मतलब x अगर पॉजिटिव है और ज़ीरो है तो ये एफ एक्स आपका x ही रहने वाला है, और इफ़ x इज़ नेगेटिव तो एफ एक्स आपका ओपन होगा माइनस एक्स के साथ, ठीक है। फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि x अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो सिंपल x रहने वाला है, नेगेटिव है तो माइनस एक्स रहने वाला है। तो ये तो है फंक्शन की प्रॉपर्टी जो हमने फंक्शन, और ये फंक्शन कौन सा है आपका, मॉड फंक्शन, ठीक है। बट ये हम अभी
मतलब यहाँ पे भी हम फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहे, मैं मेनली ये दिखाना चाहता हूँ डोमेन, रेंज और क्या आपका को डोमेन क्या है। ठीक है, तो डोमेन वो होता है जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, फंक्शन हो या रिलेशन हो, मान लो आर से आर पे डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा डोमेन क्या है, डोमेन वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ से आप एक्स की वैल्यू ले सकते हैं। दी रीजन वेयर यू टेक योर वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये वो रीजन है, रीजन बोल दीजिए आप, डोमेन इसका नाम बोला जाता है, वैसे ही रीजन है। रीजन मतलब देर इज़ अ स्पेसिफिक रीजन और एरिया इन द इन द इन द गिवन सेट। आप ये भी जानते हैं, इसे सेट बोलते हैं, जहाँ से आपको x की वैल्यू जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे लेना है। फंक्शन यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया x पे, है ना। तो इस जहाँ से आप x की वैल्यू उठाते हैं, वेयर यू फ्रॉम वेयर यू टेक द वैल्यू ऑफ x, इट शुड बी डोमेन। ठीक है, को डोमेन जिस पे हमने फंक्शन डिफाइंड कर रहा है, मतलब द रीजन वेयर द मैपिंग इज डन। ठीक है, तो ये कौन सा रीज़न है जहाँ पे आप मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये वो रीज़न है। और द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नोन एज कोडोमेन। ठीक है, दी वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कोडोमेन, सॉरी रेंज। ठीक है, मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे रेंज। तो ऑब्वियसली अगर मैं रेंज को आर से डिफाइन करूँ तो ये मेरा सबसेट होता है कोडोमेन का, अगर मैं कोडोमेन को सी से डिफाइन करूँ। ठीक है, जनरली ऐसे ही डिफाइन करते हैं, और डोमेन को हम डिफाइन करते हैं डी से। ठीक, तो ये आप, मुझे लगता है कि आपको रिकॉग्नाइज हो गया कि क्या ये चीज़ है, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि ग्राफ, अच्छा, और रियल वैल्यूड फंक्शन हम उन्हें बोलते हैं कि द फंक्शन विच गिव द रियल वैल्यूज। ठीक है, उन्हें रियल वैल्यूज बोलते हैं। ऐसे कई तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, बट मैं ज़्यादा डिटेल में इन सब में नहीं जाऊँगा, जितना हम प्रॉब्लम और थ्योरी को समझने में करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे दीज टर्म्स आर कमिंग वी हैव टू लर्न व्हाट आर दोस। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन है जो आपको रियल वैल्यूज़ देते हैं। रियल वैल्यू में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अप टू क्लास 10, मतलब आप जितना भी काम करते हैं, द रीज़न वेयर यू वर्क इज़ मेनली द रियल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और ऐड होता है, देयर इज़ अ डिफरेंट टास्क, वो जब आएगा तब हम समझेंगे। लेकिन मोस्टली आप मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिफाइंड होता है एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, सब चैप्टर करके। ठीक है, वो ज़्यादा इंडल्ज नहीं है और सब चीज़ों में, तो मेनली आप रियल वैल्यूड फंक्शंस पे ही काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे है द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म रिलेशन। ओके, नाइस। ठीक है, कि अब हमारा ये आ रहा है कि हमारा रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म रिलेशन इन द मैथमेटिक्स हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो आपका जो कॉन्सेप्ट का मीनिंग है, ठीक है, सॉरी, रिलेशन वर्ड का मीनिंग है वो सिंपल इंग्लिश वैल्यू से लिया है, मतलब रिलेट करता है, किसी चीज़ को रिलेट करना हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, कि वो कैसे रिलेट करता है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी आर रिलेटेड इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू सब्जेक्ट एंड क्वांटिटीज। ये आपका सिंपल, ये सिंपल आपकी इंग्लिश भाषा की लैंग्वेज हो गई। ठीक है, मतलब इंग्लिश के हिसाब से आपका लैंग्वेज हो गया। मैं ये थोड़ा हटा देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो इंग्लिश लैंग्वेज का आपका रिलेशन हो गया, दिस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कि आपको किसी दो चीज़ को अगर रिलेट करना है तो आप रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, कि जैसे वो मेरा दोस्त है तो दोस्त एक रिलेशन हो गया। फ्रेंड, जिसे आप इंग्लिश में कि ही इज़ माई फ्रेंड। द लैब, इन आई एम अ पार्ट ऑफ दिस लैब, आप किसी लैब में काम करते हैं
तो आप उस लैब के पार्ट हो गए, तो ये एक रिलेशन हो गया। तो ऐसे देर आर एन नंबर ऑफ रिलेशन हम बना सकते हैं, बट यहाँ पे लॉजिकली वी आर वर्किंग ऑन द मैथमेटिक्स, सो देर इज़ सम कॉन्स्टेंट, ठीक है, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इंग्लिश पे बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉक only about the English type of relation, because the term of relation in mathematics in this chapter is taken from the relation word in English। ठीक है, तो हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट हो पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लेट ए बी अ सेट ऑफ स्टूडेंट, यही मैं सेट बोला था ना, देखिए सेट आ गया। सेट बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेट मतलब दी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड से मतलब होता है कि देर इज़ नो एम्बिग्यूटी टू टेक टेक द वैल्यूज इनसाइड दैट सेट। जैसे मान लीजिए इफ़ यू से कि द नंबर बिलो 6, द इंटीजर बिलो 6 एंड ग्रेटर देन 0, तो आप आराम से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है, यू कैन राइट और से इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए, सो डोंट टेक इट सीरियसली। आप अगर उसे कमेंट कर देंगे तो मैं इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल करेक्ट इट। ठीक है, मैं उस पर डिस्कस करके आपसे करेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ हम आ रहे थे सेट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। लेकिन वहीं जब आप इसे बोलेंगे कि व्हाट इज़ द what is this set is enough for some calculation, ऐसा आपने बोल दिया है। ठीक है, कि let a is enough for multiplication। ठीक है, ठीक है, तो मतलब आपने कहा कि a से इनफ है मल्टीप्लिकेशन के लिए। कैसा मल्टीप्लिकेशन, ही इज यू डिफाइंड द मल्टीप्लिकेशन, कि सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट पूरा रियल नंबर आना चाहिए। समझ रहे हैं कि आपने एक रिलेशन तो बताया है, सॉरी एक हाँ रिलेशन बताया या एक क्वेश्चन तो किया है, बट इसका अगर आप सेट जनरेट करने लगे तो आप बहुत एम्बिग्यूटी हो जाएंगी किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आप करना चाहते हैं। ठीक है, क्या इससे नेगेटिव जनरेट होने चाहिए, क्या सिर्फ पॉजिटिव ही जनरेट होनी चाहिए, क्या जो जनरेट होंगे वो सिर्फ आपका सिर्फ इन्हीं नंबर से जनरेट होना चाहिए, या कुछ ऐसा नंबर है, इज देयर एनी नंबर हुज फैक्टर शुड बी दीज थिंग्स। समझ रहे हो, तो एम्बिग्यूटी आने लगती है। ठीक है, मतलब जहाँ आपके पास क्वांटिफाई करने के लिए चीज़ नहीं है उसे हम सेट नहीं बोलते। लेकिन जहाँ आपके, जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था कि इंटीजर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, तो आपने एकदम लिख लिया कि दीज थिंग्स आर कम। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती तो उसे हम सेट बोलते हैं, मतलब ये इज सेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अभी और डिटेल में जाएंगे जब व्हेन आई एम टॉक टू द सेट चैप्टर विच इज़ इन 11th। ठीक है, तो तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। फ़िलहाल इसी में अगर कुछ आगे होगा तो मैं सेट समझाते चलूँगा। ठीक है, तो लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ स्कूल एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, ए जो है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स का सेट है और बी आपकी क्लास 11th का सेम स्कूल का है। देन सम ऑफ द रिलेशन, अच्छा ओके, अब यही चीज़ है कि एक्स आपको इसने डिफाइंड कर दिया है, अच्छा कुछ नहीं डिफाइंड, वो सॉरी एक्स ने डिफाइंड किया है, ए बी से डिफाइंड किया है। ठीक है, तो हम ए बी से कर लेंगे। तो ए मेरा क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ हाई स्कूल, एक स्कूल है, लेट दैट स्कूल बी एस। तो अब देखिए यहाँ वेल डिफाइंड है क्योंकि आपने पूरा डिफाइन कर दिया कि क्लास 12th के स्टूडेंट, तो आप इजीली बोल सकते हैं स्कूल में जाके कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स कौन है, क्योंकि आपको कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि 11th का होना चाहिए, थर्ड। हाँ आप ये बोलते कि नंबर द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल।
ठीक है। और आप ये भी बोल देते थे द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, तब आपको एम्बिग्यूटी थी किस टाइप के स्कूल के आप स्टूडेंट की बात करना चाह रहे, क्या छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, है ना, कि आप मतलब किंडरगार्टन स्कूल्स के बच्चे करना चाहते हैं या ट्वेल्थ के चाहते हैं, मतलब एम्बिग्यूटी, बट यहाँ एम्बिग्यूटी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस इज सेट। सिमिलरली बी इन्होंने डिफाइंड किया है सेम द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है, ऑफ सेम स्कूल की क्लास 11th। ठीक है, टास्क ये है कि अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम वो करें, क्या बोलते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं फिर पढ़ते हैं। हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं कि अब हम इनके बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखते हैं रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला रिलेशन जो है वो ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे ए बी से इफ़ ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो आप ये रिलेशन देखना, मैं दो रिलेशन बताता चलूँगा और आप आगे का देखते चलेंगे। अच्छा, मैं ऐसे करता चलूँगा कि जो सेम है उन्हें स्किप करता चलूँगा, आप उन्हें करते चलेंगे। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इन क्रॉस बी सच दैट ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे रिलेशन हम डिफाइंड किस से कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर से। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब यहाँ से अगर हम कहेंगे तो बोलेंगे ए रिलेटेड टू बी, इसे हम डिफाइंड करते हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, ए मेरा रिलेटेड होगा बी से, और ये जो सेट है इसे डिफाइंड करने का तरीका है ए क्रॉस बी से। ठीक है, यहाँ पे सेट्स जो हैं वो आपके ए बी हैं, ये ए क्रॉस बी का सेट है। जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन का सेट ऐसे डिफाइंड होता है क्रॉस में। ठीक है, ए क्रॉस बी में, इसको हम बोलते हैं रिलेशन सेट। ठीक है, कि मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन डिफाइंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो बी, ये हम इस टाइप से लिखें, यहाँ का सीधा है कि ए इसे इसे मिलेगा और बी इससे। आप हेजिटेट मत होना कि ये ए है तो इसे ए से ही डिफाइंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बी ए कॉमा ए बी लिखेंगे और ये ए क्रॉस बी से मिलेगा तो इसका मतलब यही है कि बी मेरा ए से बिलोंग करेगा और ए मेरा बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, जनरली द ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए हमने इसे ऑर्डर्ड पेयर बोला है कि सिंपल ऑर्डर्ड में चलता है। अब ये डिफाइंड किए हैं क्योंकि हम पे ए डिफाइंड है कि वो क्लास 12 के बच्चे से है। बी 11 में हो सकता है कि किसी का भाई ए में मान लो 12 में का कोई लड़का है, उसका कोई भाई 11th में पढ़ता होगा, तो हम उनके ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। अगर वो भाई हैं आपस में तो हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाते चलेंगे। जैसे मान लीजिए रोहन और अतुल, ये दो बच्चे हैं, अतुल 11th में है, रोहन रोहन 12th में है। ठीक है, तो ये आपस में भाई हैं, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि अतुल रिलेटेड टू रोहन। ठीक है, मतलब ए कॉमा आर, ठीक है, वो बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी से। ठीक, तो ये रिलेटेड हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ए रिलेटेड टू बी हो जाएगा। ठीक है, ए कॉमा बी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है आपका, सिस्टर जो है वो बी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका रिलेशंस। ठीक, तो ये हो गया आपका रिलेशन। सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे किस चीज़ में, सिस्टर वाले केस में। ठीक है, तो सिस्टर वाला केस भी सिमिलरली ऐसे हो जाएगा। थर्ड केस क्या है, ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। यस, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। तो ये अगर हम मतलब ये हम समझते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास चार बंदे हैं, 1 2 2 3 4। ठीक है, चार स्टूडेंट हैं आपके। ठीक है, ए में, बी में, ठीक है, दो मैं उठा रहा हूँ 12th से
दो मैं उठा रहा हूँ 11th से, ठीक है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि 12th के स्टूडेंट की एज हमेशा कम होगी 11th के स्टूडेंट से। हो सकता है कि कोई लेट एडमिशन लिया हो सकता है कि कोई फेल हो गया हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एज में डिफरेंस आ सके, हो सकता है 11th का एज का स्टूडेंट बड़ा भी हो सकता है, और ऐसा 12th का तो जनरली हम मान के ही चलते हैं कि वो बड़े होने चाहिए। तो वो यही बोल रहे हैं कि आपका एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अच्छा, यहाँ दूसरे ए मेरा 12th स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये जनरली बड़े होंगे ही, बी मेरा 11th से है, तो जनरली वो बड़े होंगे। मान लीजिए अब रोहन 12th से है, अतुल 11th से है, और एक और स्टूडेंट्स है मेरा, मान लीजिए मनीष, वो भी 11th से है। अब इनकी एज की बात करते हैं। रोहन की एज मान लीजिए, ये सब हाइपोथेटिकल है, कि है 16, अतुल की मान लीजिए 15 है, लेकिन मनीष की 16 ही है, वो क्लास 11 से है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ये रोहन ए सेट का होगा, ये दोनों बी सेट के होंगे, ठीक बात है। तो अब हम जब रिलेशन डिफाइन करेंगे तो रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन इन्होंने डिफाइंड किया है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे ए क्रॉस बी से, अगर ए इन द फाइनल एग्जाम, सॉरी ऊपर वाला था कि ए इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ बी, ठीक है। बी की से इससे होना चाहिए। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें अगर मैं आर, अतुल को ए से और मनीष को एम से डिफाइन कर पाऊँ, तो आर रिलेट होगा ए से। शायद यहाँ मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, ठीक है, इसे आप देख लेंगे कि मैंने ए को रिलेटेड, बट ये आर रिलेटेड होना चाहिए ए से, अगर आर 12th का स्टूडेंट है और ए 11th का स्टूडेंट है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है ना, हम उसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि छोटा मोटा अगर कोई मिस्टेक होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो रोहन आर से डिफाइंड किया है, आर डैश से कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आर रिलेटेड हो जा रहा है। तो आर डैश आर ये बिलोंग करेंगे ए क्रॉस बी में, ठीक है, क्योंकि रोहन मेरा बड़ा है अतुल से, ठीक है। बट क्या आपको लगता है ये रिलेशन होगा? सोच के देखिए, क्या ये भी रिलेशन होगा, ये इससे बिलोंग करेंगे? तो आपका जवाब रहना चाहिए नहीं, क्योंकि डिफाइंड कर दिया है कि इसकी एज इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, बट यहाँ एज तो सेम है, तो ये आपस में रिलेट नहीं होंगे। तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे हम रिलेशन डिफाइंड करते हैं, कैसे ये आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप आगे के दो क्वेश्चन करेंगे। मैं मेनली आई एम फोकसिंग ऑन द थियोरटिकल पार्ट, ठीक है। अगर आपको कोई इशू है क्वेश्चन करने में तो वो मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि दिस इज़ अ नॉट अ वीडियो फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, कि सिमिलर क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, वो आपको सोचना है, आपका खुद माइंड में होना चाहिए कि हाउ वी डील विद दिस, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू सेंड यू टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन और इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, वो आप मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है, कि आप सर मेरे से ये दिक्कत हो गई है, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनल नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपना, तो आप वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आपको खुद ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जैसे इस सेक्शन में आपको ट्राई करने के लिए कौन कौन से हो गए, ये दो हो गए, ठीक है। मुझे लगता है कि हमने स्पेसिफिक ये दो बता दिए, फर्स्ट और थर्ड से आपको समझा दिया है कि रिलेशन क्या होते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं अगली बार एक और वीडियो बना दूंगा जो सिर्फ इसी पे हो, लेकिन आपको खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आगे अभी पूरा चैप्टर भी है, देर इज़ लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें अब आए हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट से फिर इसमें स्टार्ट करेंगे कि इफ़ ए कॉमा बी द ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग टू रिलेशन वी से दैट, हाँ वही मैं बोलना चाह रहा हूँ जो पहले बोला, ये बोलना चाह रहे हैं जो पहले बोला था कि ए बी रिलेटेड अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो हम यही बोलते हैं कि ए मेरा रिलेट होगा बी से अंडर द रिलेशन आर, ठीक है। ए आर बी, इसका मतलब है कि ए मेरा रिलेटेड होगा बी से विद द रिलेशन आर, ठीक है। ए मेरा बी से रिलेटेड होगा और किस रिलेशन से होगा, आर रिलेशन से होगा, ठीक है। वी राइट एज ए रिलेटेड टू बी इन ऑर्डर्ड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर।
We do not bother whether there is a recognizable connection or link between AB as seen in class 11th. Functions are special kind of relation. हाँ, वही मैंने आपको बोला था कि आप ये मत देखना कि देर इज़ अ वी डू नॉट बॉदर वेदर देर इज़ अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक, ठीक है, एज सीन इन क्लास 11th। मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक हो यहाँ पे, बट क्लास 11th में आपने ये देखा था कि जो फंक्शंस हैं वो एक स्पेशल काइंड के रिलेशंस हैं, ठीक है। वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे आप रिलेशंस को फंक्शन कहेंगे, ठीक है। स्पेशल काइंड्स का मतलब है देयर आर सम कांस्टेंट यू हैव टू ओबे, ठीक है, you have to पुट इन द रिलेशन फॉर टू बी अ फंक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली लाइन क्या बोलती है कि इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, वेरी गुड, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये हमारा आगे आने वाली चीज़ें हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। मुझे लगता है आज हमने काफ़ी कुछ सीखा रिलेशन में, ठीक है। आई एम मोस्टली आई ट्राई टू पुट द वीडियो इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, जो मिक्सअप होगी, जो आप दोनों को ही समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। वहाँ आपको ये और क्लियर होगा जब ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।